हज़ारों ख्वाहिशें। चार्ल्स डिकेंस के अजीम नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन का उर्दू खुलासा मसूद अहमद बरकाती के कलम से। जब मैं 7 बरस का था तो एक दिन कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्रों पर गया। यह कब्रिस्तान कैंट के दलदली इलाके में है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप कौन थे। मैं उनकी कब्रों के कतबों पर सिर्फ उनके नाम पढ़ सकता था, जिन पर लिखा हुआ था फिलिप और जॉर्जियाना पर्प। मेरा नाम भी फिलिप है, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने आप को फिलिप नहीं कह सकता था, बल्कि पिप कहता था। फिर सारी उम्र मैं पिप ही कहलाया। कब्रों पर मैंने अपनी माँ, अपने बाप और अपने 5 छोटे भाइयों के नाम पढ़े तो मुझे बड़ा गम हुआ और मैं बेइख्तियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। यकायक एक खौफनाक आवाज़ आई, शोर बंद करो वरना मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा। इस आवाज़ के साथ ही एक लंबा तिरंगा आदमी सामने आया। उसने मेरी ठूड़ी ज़ोर से पकड़ ली। वो मोटे भद्दे और मैले कपड़े पहने हुए था। उसके एक पाँव में लोहे की बेड़ी पड़ी हुई थी। उसका बदन गीला हो रहा था और वह सर्दी से कांप रहा था। वो कीचड़ में लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और मुझ पर जमी हुई थीं। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, जनाब मुझे न मारिए, मेहरबानी करके मेरी जान न लीजिए। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम और तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? मैंने बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया, मेरा नाम पिप है, मेरे माँ बाप इन कब्रों में हैं। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, जिसका नाम मिसेज जो गारगिरी है। उसका शौहर गांव में लोहार है। अच्छा, लोहार? उस आदमी ने अपने पाँव की तरफ देखते हुए कहा। फिर यकायक उसने मुझे उठाकर बिल्कुल उल्टा कर दिया और मेरी जेबें खाली कर दीं। चंद कीलें और रोटी का एक टुकड़ा मेरी जेबों में से बस यही निकला। उसने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में ठूंसा और जल्दी जल्दी उसको हलक से उतार लिया। उसके बाद उसने मुझे सीधा किया और एक कब्र के ऊंचे कतबे पर बिठाकर पीछे की तरफ झुकाते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें जिंदा रहने दूं। तुमने रेती तो देखी होगी। मुझसे डर के मारे बोला नहीं जा रहा था। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। वो बोला, अच्छा तो तुम मुझे एक रेती ला दो और कुछ खाने को भी। तुम ये चीज़ें कल सुबह सुबह ले आओ, समझ गए? बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज़ निकली, अच्छा जनाब। लेकिन अगर तुमने किसी को बता दिया तो समझोगे तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ मेरा एक दोस्त है जो लड़कों का सीना चीर कर दिल निकाल लेता है। वो लड़का समझता है कि मैं अपने बिस्तर में महफूज हूँ, मगर मेरा दोस्त कमरे में घुसकर अपना काम कर लेता है। अब जाओ, जो कुछ मैंने कहा है याद रखना। मैंने इकरार में गर्दन हिलाई और कूदकर तेजी से अपने घर की तरफ भागा। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि धड़कन की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। लेकिन मैं घर पहुंचा तो वहां दूसरी मुसीबत खड़ी थी। जैसे ही मैं पंजों के बल बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, मेरे बहनोई जो गारगिरी ने अपना बड़ा सा सर हिलाया और कहने लगा कि तुम कहाँ थे, वो तुम्हें ढूंढने गई हुई है। उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी बहन तूफान की तरह अंदर आई। मेरी बहन मिसेस जो मुझसे 20 बरस बड़ी है और बहुत तेज़ मिजाज है। उसने मुंह से एक लफ्ज़ कहे बगैर मेरे सर पर मुक्का मारा और मुझे धक्का दिया। लेकिन जो सामने आ गया और जैसे ही मेरी बहन दोबारा झपटी, जो ने उसे रोक लिया। बहन ने अपने शौहर को एक तरफ हटाने की कोशिश की, लेकिन जो लंबा तिरंगा आदमी है वो ताकतवर है, लेकिन निहायत शरीफ और शाइस्ता। बहन मुझ पर झपटती रही, जो मुझे बचाता रहा। मैं जो की आड़ में आ जाता। आखिर बहन ने थक कर हार मान ली।
जो ने मुझे मुस्कुराकर देखा कि ख़तरा टल गया है और मुझे आतिशदान के पास ले गया ताकि मैं ज़रा गर्म हो जाऊं। मेरी बहन बर्तन धोने लगी। एकाएक एक ज़ोरदार आवाज़ ने हमें चौंका दिया। मैंने घबरा कर जो से कहा, भाई ये क्या है? जो ने बताया, दरिया में कैदियों का एक जहाज़ खड़ा है, उस पर से कोई कैदी फरार हो गया है। ये बंदूक की आवाज़ है जो इसलिए दागी गई है कि हमें मालूम हो जाए कि एक डाकू या कातिल भाग निकला है। यह दूसरी बार है। एक आवाज़ रात को भी आई थी। मैं डर के मारे कांप गया। इतने में मेरी बहन ने हमें खाने की मेज़ पर बुला लिया। कमाने वाला तो जो था, लेकिन हुक्म मेरी बहन का चलता था। वही अपनी मर्ज़ी से खाना तैयार करती और बांटती थी और जो एक बच्चे की तरह सब बातें मान लेता था। मेरी बहन बता रही थी कि क्रिसमस के मौका पर पार्टी के लिए मैंने किस मेहनत से सफाई की है। उसको बातों में खोया हुआ देखकर मैंने अपनी रोटी चुपके से जेब में रख ली ताकि सुबह अपने वादे के मुताबिक उस अजनबी कैदी को दे सकूं। मैं रात को ऊपर अपनी अटारी में सोता था। मुझे मोमबत्ती जलाने की इजाज़त नहीं थी। मैं उस रोज़ जब सोने के लिए जाने लगा तो रास्ते में सोच रहा था कि मैं अपनी बहन की चीज़ें चुरा कर उस आदमी को देने वाला हूँ। ऐसा न हो कि मैं पकड़ा जाऊँ और कैदियों के जहाज़ पर पहुँचा दिया जाऊँ। इस सोच में चलते चलते गिर पड़ा। बिस्तर में लेट कर भी डर रहा था। मुझे उस आदमी की बात का ख्याल आ रहा था कि उसका दोस्त बिस्तर में पहुंचकर लड़कों का सीना चीर डालता है। इसलिए मैं रात भर अपनी जेब में रखी हुई रोटी को हाथ में दबाए रहा कि जैसे ही कोई आए मैं फ़ौरन उसे दिखा दूं। कोई नहीं आया, लेकिन मुझे उसका इंतज़ार रहा और मैं मुश्किल ही से सो सका। सुबह की सुरमई रोशनी में मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा सीढ़ी के और अपने कदमों की आवाज़ से मैं खुद डर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चोर पकड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। छुट्टियों का ज़माना था, इसलिए स्टोर में खाने की चीज़ें भरी हुई थीं। मैंने कुछ और रोटी ली, कुछ पनीर और बहन का बनाया हुआ केक उठाया। बावर्ची खाने से एक दरवाज़ा जो कि भट्टी की तरफ खुलता था, वहीं उसका लोहारी का सामान रखा था। मैं भट्टी में घुस गया और जो के औजारों में से एक बड़ी सी रेती उठा ली। ये सब मैं अपने कपड़ों में छुपाकर दलदली इलाके की तरफ दौड़ा। सुबह की धुंध छाई हुई थी। मैं अभी उन टूटी हुई दीवारों के पास पहुंचा ही था कि मुझे वो आदमी नज़र आ गया जिससे मुझे मिलना था। वो बैठा हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और सर आगे झुका हुआ था। वो सो रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और पलटकर मेरी तरफ देखा। वो कोई दूसरा आदमी था। उसके कपड़े भी मैले थे और उसके पाँव में भी लोहे की एक बेड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसने मुझे घूरा और थप्पड़ उठाकर मुझे मारना चाहा, लेकिन मैं बच गया और वो लड़खड़ा कर गिर गया। शायद वो बीमार और कमज़ोर था। फिर वो भाग गया। धुंध में नज़र न आया। मुझे यकीन था ये उस आदमी का दोस्त है जो लड़कों के दिल निकाल लेता है। ज़रा और आगे चला तो मुझे वो आदमी मिल गया जिसके लिए मैं आया था। वो अपने आप को गर्म करने के लिए बार बार हाथ पैर मार रहा था। मैंने जब उसको रोटी, पनीर, केक और रेती दी तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कांपते हुए हाथों से उसने ये चीज़ें लीं और बेताबी से निगलनी शुरू कर दी। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि छोटे लड़के होकर तुम्हें इतना ख्याल रहा, बड़ी बात है। तुमने किसी से कहा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी से नहीं कहा। मैं ये सब चीज़ें चुरा छुपा कर लाया हूँ। इत्मीनान का सांस लेते हुए उसने बड़े बड़े नवाले निगलने शुरू किए। यह देखकर मैंने उससे कहा कि मुझे खुशी है आपको ये चीज़ें पसंद आईं, लेकिन क्या आप उस आदमी के लिए कुछ नहीं बचाएंगे? तुम्हारा मतलब उस दोस्त से है जो लड़कों का दिल निकाल लेता है? उस आदमी ने चालाकी से पूछा, फिर हंसा और कहने लगा, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा,
मगर उसकी सूरत से लगता है कि उसे ग़ज़ा की ज़रूरत है। उसने फ़ौरन मुंह चलाना बंद कर दिया और चिल्लाया, सूरत से? तुमने उसको देखा है? कब? कहाँ? उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। वो मुझे घूर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से जवाब दिया, वो वहाँ नीचे नीचे था। मैंने हकलाते हुए उसकी तरफ इशारा किया। उसने आप जैसे कपड़े पहन रखे थे, उसके पाँव में लोहा भी था। रात को उसके लिए एक बंदूक भी चलाई गई थी। आपने आवाज़ नहीं सुनी? उसने जवाब दिया, शायद मैंने एक बार आवाज़ सुनी थी, फिर ख्याल नहीं रहा। ऐसी दलदली जगह अकेले रहने से आदमी का दिमाग परेशान हो जाता है। अच्छा ये बताओ, उसका चेहरा कैसा था? मेरे दिमाग में डरे सहमे चेहरे वाला आदमी उभर आया। जिसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला हुआ था। मैंने बताया कि उसके एक गाल पर जख्म के निशान थे। अच्छा तो वो था, मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। रेती कहाँ है लड़के? मुझे रेती दो। गुस्से से उसने गहरे सांस लेकर कहा। मैंने ज़मीन पर से रेती उठाई जो उसने मेरे हाथ से खाना लेते हुए फेंक दी थी। अब बकिया केक एक तरफ रखते हुए उसने रेती मुझसे ली और गीली घास पर झुककर अपने पाँव की बेड़ी घिसने लगा। वो दीवानों की तरह अपनी बेड़ी काट डालना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है, लेकिन उसने कोई तवज्जो न की। वो महव था। मैं चंद कदम पीछे हटा कि देखूं वो मुझे रोकता है या नहीं। जब उसने निगाह ऊपर नहीं उठाई तो मैं मुड़ा और खामोशी से चल पड़ा। फिर मैंने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे रेती घिसने की आवाज़ आती रही। घर में मेरी बहन सफाई सुथराई में दिलो जान से लगी हुई थी। दरवाज़ों पर नए पर्दे डाल रही थी, फर्नीचर के कवर को झाड़ पोंछ रही थी। यह कमरा सिर्फ खास मौक़ों पर ही इस्तेमाल होता था। क्रिसमस भी ख़ास मौका था। मैंने और जो ने नाश्ता खड़े खड़े किया क्योंकि बहन को मेज़ लगाने की फुर्सत नहीं थी। नाश्ता करते ही वो खाना तैयार करने में लग गई थी। आज मेहमान आने वाले थे। मुझे यकायक ये ख्याल आया कि कहीं वो केक जो मैंने चुराया है आज के मेहमानों के लिए न रखा गया हो। जितने अरसे बहन अपने सख्त हाथों से मेरा मुंह हाथ धुलाती रही, यही ख्याल मुझे सताता रहा। थोड़ी देर बाद मैं और जो दोनों तैयार होकर अच्छे कपड़े पहने बने ठने बैठे थे। सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाने वाला शख्स वुप मिल था, गिरजा का मुंशी। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उसके बाद आने वाले मिस्टर और मिसेस हेबल थे। फिर अंकल पंबलचूक अपनी गाड़ी में आए। ये जो के हकीकी चचा थे। मेरी बहन अजीज़ से ज़्यादा अमीर होने की वजह से उन पर तवज्जो करती थी। वो बड़े ताजिर थे। बहन ने बड़े तपाक से उनका खैर मकदम किया। वो हर साल की तरह इस साल भी तोहफ़ा लाए थे। खाने के दौरान सब खूब हंसते बोलते रहे। सिर्फ मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन बातें ज़्यादातर मेरे ही बारे में होती रहीं कि मैं गरीब बहन पर एक बोझ हूँ। बेचारा जो खामोश था, उसको तरदीद करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो मेरी रिकाबी में खाना खूब डालता रहा। जल्द ही वो लम्हा आ गया जिसका मुझे डर था। बहन कहने लगी, अंकल पिम्बलचूक, मैंने आपकी पसंदीदा चीज़ तैयार की है, एक ख़ास केक। यह कहते हुए वो स्टोर की तरफ गई तो मेहमानों की निगाहें भी उसके पीछे पीछे गईं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बहन खाली हाथ लौटी। वो ज़ोर से कह रही थी कि समझ में नहीं आता कि आखिर केक कहाँ चला गया। खौफ के मारे मैं वहाँ न ठहर सका। मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचा, दरवाजे के दोनों पट खुले और सिपाहियों की एक पार्टी अंदर दाखिल हुई। मैं सार्जेंट से टकरा गया। वो बोला, अच्छे लड़के यहाँ आओ। उसके हाथों में 2 हथकड़ियाँ थीं। मैं सिपाहियों को देखकर सोचने लगा कि उन्हें मालूम हो गया है कि मैं चोर हूँ और ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मैं पीछे हटते हटते गिरने लगा, मगर जो ने मुझे थाम लिया। सार्जेंट हंसा और चारों तरफ नज़र डालते हुए कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मैं सरकारी अफसर हूँ। मैं और मेरे सिपाही मुजरिमों की तलाश में हैं और हमें इस वक्त एक लोहार की बड़ी सख्त ज़रूरत है।
जो के बोलने से पहले ही मेरी बहन बोल पड़ी, ये लोहार हैं, तुम्हें आज क्रिसमस के दिन इनसे क्या काम पड़ गया? हमें इन हथकड़ियों की मरम्मत करानी है, उनका ताला ख़राब हो गया है, हमें जल्दी है। बहन ने जो को आगे बढ़ाया, जिसने हथकड़ियों को गौर से देखा और बोला, मुझे अपनी भट्टी जलानी पड़ेगी, इस काम में 1 घंटा लग सकता है। सार्जेंट ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, हमें हुक्म है कि हम मुजरिमों को रात होने से पहले पकड़ लें। सिपाही अंदर आ गए और अपने हथियार एक कोने में रखकर जो के पीछे भट्टी तक गए ताकि जो की मदद करें और काम जल्दी ख़त्म हो जाए। अंकल पिम्बलचूक सार्जेंट को मेज़ पर ले गए और उसको खिलाने पिलाने लगे। जल्द ही सब लोग हंसने बोलने लगे। जो के हथौड़े की आवाज़ें उनको बता रही थीं कि काम हो रहा है। हथकड़ियों की मरम्मत हो गई तो सार्जेंट ने खुश होकर हम सबको साथ चलने और मुजरिमों की गिरफ्तारी का मंजर देखने की दावत दी। सिर्फ मुंशी वुप मिल और जो ने दावत कबूल की। मेरी बहन ने मुझे भी इजाज़त दे दी, लेकिन अपने शौहर को यह भी सुना दिया कि अगर लड़का ज़ख्मी होकर वापस आया तो मैं मरहम पट्टी नहीं करूँगी। हम सीधे कब्रिस्तान पहुँचे, जहाँ मैंने पहली बार उस आदमी को देखा था। सिपाही उसको तलाश कर रहे थे और मैं डर रहा था कि वो आदमी सोचेगा कि मैंने धोखा दिया और सिपाहियों को यहाँ ले आया। जब सिपाहियों को कोई न मिला तो हम आगे बढ़े, लेकिन हमारी परेशानी बढ़ गई। यकायक डांटने की एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट ने हाथ के इशारे से सिपाहियों को उधर दौड़ जाने का हुक्म दिया। उधर से और ज़्यादा ऊंची आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। मैं सिपाहियों की तरह लंबे लंबे डग नहीं बढ़ सकता था, इसलिए जो ने मुझे कंधों पर उठा लिया और उनके पीछे दौड़ने लगा। हम एक गड्ढे के करीब पहुंचे, जिससे पानी और कीचड़ उछल कर बाहर आ रहा था। सार्जेंट चिल्लाया, तुम दोनों हार मान लो, बाहर आ जाओ। सिपाही गड्ढे के मुंह पर खड़े थे। उनकी बंदूकों के रुख आपस में गुत्थम गुत्था 2 इंसानों की तरफ थे। जब उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो सिपाही गड्ढे में घुस गए और दोनों को जख्मी हालत में बाहर खींच लाए। दोनों को हथकड़ियाँ पहना दी गई थीं। मेरा वाला कैदी बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, याद रखो, मैंने इसको पकड़ा है, मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया है। दूसरा कैदी, जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, बहुत बुरी हालत में था। वो खुद खड़ा नहीं हो सकता था, उसको सहारे की ज़रूरत थी। वो बड़बड़ाया, यह मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे वाले कैदी ने सिपाहियों से कहा, यह बिल्कुल गलत कहता है, अगर मैं मारना चाहता तो यह बच नहीं सकता था। मैंने उसको ज़िंदा रखना चाहा ताकि यह पकड़ा जा सके। मैं उसको यहाँ तुम्हारे लिए खींच कर लाया हूँ। फिर उसने सार्जेंट से कहा, आपको मेरे पाँव में कोई बेड़ी नज़र नहीं आ रही है? मैं आसानी से भाग सकता था, लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि यह भी साफ बच निकलेगा तो मुझे यह गवारा नहीं हुआ। मैं उसको फ़रार होने नहीं दूंगा और न इसका आज़ाद होना चाहता हूँ कि यह फिर मुझे तकलीफ़ पहुँचाए। बस बस, सार्जेंट ने हुक्म दिया। फ़ौरन टॉर्चें रोशन की गईं और बंदूकें चलाई गईं ताकि जहाज़ी कैद खाने को इत्तला हो जाए और वहाँ से कश्ती आ जाए। टॉर्चों की रोशनी, झिलमिलाती रोशनी में मेरे कैदी की मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने उसकी तरफ तवज्जो से देखा और अपने हाथ हल्के से हिलाए, सर को भी थोड़ा सा झुकाया। मैं उसको ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैंने इन सिपाहियों को पता नहीं दिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें मुझसे चार हुईं, लेकिन उसकी आंखें क्या कह रही थीं ये मैं समझ नहीं सका। जल्द ही हम दरिया की तरफ चल पड़े, जहां कैदियों को कश्ती पर बिठाना था। कश्ती पर चढ़ने से पहले मेरे कैदी ने सार्जेंट से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने गांव के लोहार के घर से कुछ खाने की चीज़ें चुराई थीं। मैंने पनीर और केक वहाँ से उड़ाया था। जो यह सुनकर बोला, अच्छा तो यह बात है। इसीलिए मेरी बीवी हमारे यहाँ आने से ज़रा पहले केक ढूंढ रही थी, लेकिन एक भूखा आदमी अगर थोड़ा सा खाना ले ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना पिप? मैं बोल नहीं सका। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। कैदी कश्ती में बैठ गए। कश्ती रवाना हो गई और हम अपने घर लौट आए। मेरा बहनोई जो बिल्कुल अनपढ़ था। उस ज़माने में लोहार के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन मुझे कुछ पढ़ना आ गया था। यह मुझे बड़ा होकर जो का मददगार और शागिर्द बनना था। इस लिहाज से मैं पहले ही खासी तालीम हासिल कर चुका था। मैं एक लोहार से ज़्यादा कुछ बनना भी नहीं चाहता था। मुझे जो से मोहब्बत थी और जो भी मुझे चाहता था
और जहाँ तक हो सकता मुझे बहन की बदज़बानी और सख्ती से बचाता था। अक्सर बहन की मार से मुझे बचाने की कोशिश में जो के भी चोट लग जाती, हम दोनों के सरों पर थप्पड़ लगते। क्रिसमस के बाद जल्द ही मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई। अंकल पिम्बलचूक एक दिन मिस हेवी शाम का पैगाम लेकर आए। मिस शाम बहुत मालदार, संजीदा और बूढ़ी खातून थीं और एक वीरान से मकान में रहती थीं। मैंने उन खातून को कभी नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था। वो तन्हा रहती थीं। डाकुओं के डर से उनके मकान को अच्छी तरह महफूज बनाया गया था। अब ये अजीब खातून चाहती थी कि मैं उनके घर में रहूं और खेला करूं। जो को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने अपनी बीवी से पूछा कि वो खातून पिप को कैसे जान गई। अहमक कहीं के, किसने कहा कि वो पिप को जानती है? अंकल पिम्बलचूक उसके किराएदार हैं। एक दिन वो किराए देने गए तो उसने उनसे पूछा कि क्या वो किसी अच्छे लड़के को जानते हैं। अंकल एक शरीफ आदमी हैं, उन्होंने पिप का जिक्र कर दिया। अब सामने से हटो और मुझे उसको नहलाने धुलाने दो। उसके बाद बहन ने मुझे साबुन से खूब नहलाकर चमकाया, फिर मुझे नए और अच्छे कपड़े पहनाए। मैं ये सख्ती भुगत रहा था और मेरी बहन और अंकल पिम्बलचूक ख्याली पुलाव पका रहे थे। बहन कह रही थी कि अगर मैं लड़का होती और मेरी एक अमीर औरत से दोस्ती हो जाती तो हम सब की किस्मत बदल जाती। अंकल ने बड़े ज़ोर शोर से बहन की तायद की और कहा, पिप पर कुदरत मेहरबान मालूम होती है। देखते ही देखते मुझे अंकल की गाड़ी में बैठा दिया गया और हम रवाना हो गए। मैं ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि मुझे क्यों या क्या खेलना पड़ेगा, और इससे पहले कि मैं ज़बान खोलता हम एक फाटक पर पहुंच चुके थे जिसमें ताला लगा हुआ था। फाटक के अंदर ईंटों का बना हुआ भयानक और पुराना मकान था। मकान में बहुत सी खिड़कियां थीं, कुछ बंद कुछ खुली। अंकल ने घंटी बजाई, एक खिड़की खुली और एक साफ आवाज़ आई, कौन, क्या नाम है? मैं पिम्बलचूक हूँ, इस लड़के पिप को लाया हूँ। खिड़की बंद हो गई और चंद मिनट में एक खूबसूरत लड़की हाथ में कुंजियाँ लिए हुए सहन में से गुजरकर फाटक पर आई। ये लड़की मेरी हम उम्र होगी, लेकिन अपने मगरूराना अंदाज और अकड़ी हुई गर्दन की वजह से वह मुझसे बड़ी मालूम होती थी। उसने मुझ पर उचटती हुई सी नज़र डाली और कहा, आओ पिप, अंदर आ जाओ। यह कहते हुए वो फाटक बंद करने लगी। अंकल ने अंदर आना चाहा तो उस लड़की ने रोक दिया और पूछा कि क्या आप भी मिस हेवी शाम से मिलना चाहते हैं? अंकल को यह सवाल अच्छा न लगा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, अगर मिस शाम भी मिलना चाहें तो मिल लूँगा। लड़की ने कहा कि नहीं, मिस शाम नहीं मिलना चाहती, और यह कहकर फाटक बंद कर दिया। अंकल की तौहीन करके हम आंगन से गुजरते हुए बाजू के दरवाजे से घर में दाखिल हो गए। सामने के दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, अंदर अंधेरा था, मगर लड़की ने दरवाजे के करीब एक मोमबत्ती जला रखी थी। वो कई रास्तों से गुजरती हुई एक जीने पर चढ़ी। वो बार बार मुझसे कहती जाती थी, पीछे न रह जाना वरना खो जाओगे। उसके लहजे में हकारत थी। आखिर हम एक बंद दरवाजे के सामने रुके। वो लड़की कहने लगी, अंदर चले जाओ। मैंने शर्माते हुए कहा, मिस, पहले आप। उसने जवाब दिया कि बेवकूफ़ न बनो, मुझे अंदर नहीं जाना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। डरते डरते मैंने दरवाजे को खटखटाया। फटी हुई आवाज़ में किसी ने जवाब दिया और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने अंदर कदम रखा तो मैं एक बड़े कमरे में था। कमरा मोमबत्तियों से रोशन था और किसी खातून का सिंगार खाना मालूम होता था। एक बहुत बड़ा आईना एक बड़ी मेज़ पर रखा हुआ था। पहनने के कपड़े बिखरे हुए थे, संदूक अधखुले पड़े थे। उनके दरमियान एक अजीब व गरीब खातून बैठी थी। मैंने ऐसी अजीब औरत ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उनके तमाम कपड़े सफ़ेद थे, दुल्हनों जैसे। सफ़ेद कपड़े, दुल्हनों की सी नकाब भी सफ़ेद थी, जूते भी सफ़ेद थे, मगर एक जूता पाँव में था और दूसरा मेज़ पर रखा था। सफ़ेद दस्ताने, सफ़ेद रेशमी रूमाल और दुआओं की किताब भी सफ़ेद थी। ये सब चीज़ें सिंगार मेज़ पर बिखरी हुई पड़ी थीं। मैंने उनको सफ़ेद कहा है, लेकिन असल बात यह है कि चीज़ें कभी सफ़ेद होंगी। अब तो बहुत वक्त गुजरने की वजह से पीली पड़ चुकी थीं।
और उस दुल्हनों के लिबास में जो हस्ती थी वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ बदल गई थी। ये लिबास एक जवान औरत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब औरत के बुढ़ापे की वजह से हड्डी चमड़ा एक हो गया था, इसलिए यह लिबास उनके जिस्म पर ढीला हो गया था। ये औरत मिस हेविशाम थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने बताया कि मैं पिप हूँ, पंबलचुक का भतीजा, और यहाँ खेलने के लिए लाया गया हूँ। मिस शाम ने हुक्म दिया, करीब आ जाओ। क्या तुम्हें एक ऐसी औरत से डर नहीं लग रहा जिसने तुम्हारी उम्र से ज़्यादा मुद्दत से सूरज की रोशनी नहीं देखी? क्या तुम डर रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया, हालांकि यह सही नहीं था। मिस शाम ने अपना एक हाथ सीने के बाएं तरफ रखकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ क्या है? मैंने कोशिश करके कहा, मादाम, आपका दिल है, टूटा हुआ दिल। मिस शाम ने एक अजीब अंदाज से ये लफ्ज़ कहे जिनमें कुछ शेखी भी शामिल थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मेज़ पर रखी हुई घड़ी और दीवार में लगे हुए घंटे में वक्त देखने को कहा। दोनों में एक ही वक्त था, 9 बजने में 20 मिनट, यानी दोनों उस वक्त के बाद से बंद थीं। मिस शाम ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि मैं थक गई हूँ और कुछ तफरीह चाहती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, या बीमारी समझ लो, कि मैं किसी को खेलते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए खेलो। मैं बिल्कुल नहीं समझा कि क्या करूं, कैसे खेलूं, इसलिए खामोश खड़ा रहा। मिस शाम ने मुड़कर अपने आप को आईने में देखा और बेचैन होकर बोली, स्टेला को बुलाओ। अगर तुम खेल नहीं सकते तो कम से कम यह तो कर सकते हो। मैं कह रही हूं, स्टेला को बुलाओ। मैं कमरे से राहदारी में गया और आवाज़ दी। स्टेला जल्द ही मोमबत्ती लिए हुए आ गई। मिस शाम ने उसको इशारे से अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने सिंगार मेज़ पर से एक मोती उठाया और स्टेला के सुर्ख बालों के करीब ले जाकर कहा, अजीज़ा मन, एक दिन ये तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम इसकी मदद से मर्दों की तवज्जो हासिल कर सकोगी और उनके दिल तोड़ोगी। अब इस लड़के के साथ ताश खेलो, मैं देखना चाहती हूँ। स्टेला को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो बोली, इस लड़के के साथ खेलूं? यह तो एक आम मजदूरी करने वाला लड़का है। मेरे कान में मिस शाम की यह आवाज़ आई, हाँ हाँ, फिर भी तुम इसका दिल दुखा सकती हो, क्या नहीं दुखा सकती? स्टेला ने कहना मान लिया और हम दोनों खेलने बैठ गए, लेकिन मेरा दिल ताशों में नहीं लग रहा था। स्टेला मिस शाम से मेरे बारे में कहती रही कि उसके हाथ कितने भद्दे हैं, उसके जूते कितने मोटे मोटे हैं। फिर वो बड़ी हकारत से हंसकर बोली, आहा, ये तो बादशाह के पत्ते को गुलाम कह रहा है। मैं इतना परेशान हुआ कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जाहिर है स्टेला बाजी जीत गई। मिस शाम हमारे खेल के दौरान बुत बनी खामोश बैठी थी। अब वो बोली, स्टेला ने तुम्हारे बारे में कई सख्त बातें कहीं, लेकिन तुमने उसके मुतालिक कुछ नहीं कहा। तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे बताओ। मिस शाम के इसरार पर मैंने उनके कान में कहा, स्टेला बहुत मगरूर, बहुत खूबसूरत है और बहुत तौहीन करती है। क्या अब मुझे घर जाने की इजाज़त है? मिस हेविशाम ने मुझे दूसरी बाजी खेलने के लिए कहा। उसके बाद घर जाने की इजाज़त नहीं दी। फिर मुझे 6 दिन में वापस आने के लिए कहा। स्टेला को हुक्म दिया गया कि वो मुझे कुछ खाने के लिए दे। मुझे उसने रोटी और गोश्त दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे नहीं, कुत्ते को खिलाया जा रहा है। इस तौहीन से मेरे आंसू निकल आए। मेरी यह हालत देखकर स्टेला का चेहरा खुशी से चमक उठा और अपनी गर्दन को झटका देकर उसने मेरा मजाक उड़ाया। उस रात मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुझ पर ज़रा मेहरबान थी। शायद उसने सोचा होगा कि मैं किसी काम के काबिल हो रहा हूं, लेकिन मेरी हालत बहुत काबिल रहम थी। जब तक स्टेला ने नहीं कहा था, मैंने कभी अपने आप को आम आदमी नहीं समझा था। अब मैंने देखा कि मेरे जूते कितने मोटे हैं, मैंने देखा कि मेरे हाथ कितने भद्दे और सख्त हैं, और मैंने ये समझा कि मेरा इल्म कितना कम है कि मैं ताश के पत्तों के सही नाम नहीं जानता। मैं जान गया कि मैं कितना मामूली सा इंसान हूँ, और अब उस पर स्टेला की वजह से मुझे शर्म आने लगी। उस दिन स्टेला से मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल डाली। 6 दिन बाद मैं हुक्म मानते हुए मिस हेविशाम के यहाँ पहुँच गया। इस बार भी मगरूर स्टेला ने मकान के अंधेरे रास्तों में
मेरी रहनुमाई की। मिस शाम पहले की तरह अपनी सिंगार मेज़ पर बैठी हुई थीं। उन्होंने यह कहकर मेरा इस्तकबाल किया कि लड़के, तुम्हें अच्छी तरह खेलना नहीं आता। खैर, क्या तुम काम करना चाहते हो? मेरे हामी भरने पर उन्होंने कहा कि हॉल की दूसरी तरफ खाने के कमरे में मैं उनका इंतज़ार करूं। सिंगार खाने की तरह यह कमरा भी दिन की रोशनी से महरूम था। खिड़की दरवाज़ों के पर्दों ने खासा अंधेरा कर रखा था। हवा न होने से कमरे में एक अजीब सी बू बस गई थी। उस कमरे की घड़ियां भी वही 9 बजने में 20 मिनट पर रुकी हुई थीं। कमरे के फर्नीचर में ख़ास चीज़ एक लंबी मेज़ थी, जिसके मेज़ पोश पर मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मेज़ कभी किसी तकरीब के लिए तैयार की गई थी। मेज़ के दरमियान में चांदी का एक मैला सा स्टैंड था। मालूम होता था कि यह मकड़ियों की सरगर्मियों का मरकज़ है। स्टैंड के ऊपर एक पीला पीला तूदा सा था, जिस पर मकड़ी के इतने जाले थे कि मैं पहचान न सका कि यह क्या चीज़ है। मैं इतना महव था कि मिस हेवी शाम की लंगड़ा लंगड़ा कर चलने की आवाज़ को न सुन सका, जो छड़ी के सहारे कमरे में दाखिल होकर अपनी छड़ी से उस पीले तूदे की तरफ इशारा करके कहा, यह मेरी शादी का केक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक झटके से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। मुझे उस मेज़ के चारों तरफ घुमाओ। मिस शाम मेरे कंधे पर झुकी हुई थी और हम धीरे धीरे कमरे में चक्कर लगा रहे थे। इस खिदमत के बाद मुझे मिस शाम की नज़रों के सामने स्टेला के साथ ताश खेलने थे और फिर कुत्ते की तरह मुझे खाना मिलना था। कोई 8 महीने तक यही चक्कर चलता रहा और मैं इसी तरह मिस शाम के यहाँ आता जाता रहा। खेल में मेरा अनाड़ीपन कम से कम होता रहा, लेकिन स्टेला मेरे लिए वैसी ही जालिम रही। वो मेरे खेल में नई नई बुराइयां निकाल लेती और मेरा मजाक उड़ाती। सिर्फ 2 मौक़ों पर उसके अंदाज में कुछ फ़र्क हुआ। एक बार तो यह हुआ कि मैं स्टेला के साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो एक साहब नीचे आ रहे थे। आमना सामना हुआ तो वो साहब ज़रा रुके और बोले, ये कौन है? स्टेला ने बेपरवाही से जवाब दिया, यह एक लड़का है। यह साहब खासे लंबे चौड़े थे और उनका सर भी बड़ा था। जब उन्होंने अपनी मोटी मोटी काली भौहों को ऊपर चढ़ाकर शक की नज़रों से मुझे घूरा तो मुझे घबराहट हुई। उन्होंने फिर सवाल किया, यहीं कहीं पड़ोस से आया है? जी जनाब, मेरा नाम पिप है, मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरे जवाब को तवज्जो से सुना और रुखसत हो गए। मैं उन साहब को जल्द ही भूल गया, क्योंकि वो मेरे लिए उस वक्त कोई हैसियत नहीं रखते थे। एक और मौका पर ज़रा अंदाज बदला। एक बार मिस शाम ने चाहा कि स्टेला और मैं ज़्यादा देर तक ताश खेलें। आमतौर पर मैं घबराहट की वजह से गलतियां करता था, लेकिन उस रोज़ ज़्यादा देर तक खेलने की वजह से मैं अच्छा खेला। मिस शाम तक को मेरी तारीफ़ करनी पड़ी। उसका असर स्टेला पर भी हुआ होगा। जब वो मुझे फाटक तक छोड़ने आई तो उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, यहाँ आओ, तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। चुनांचे मैंने यही किया। मैंने उसका बहुत असर लिया होता, मगर स्टेला का अंदाज भी बिल्कुल मिस शाम की तरह बेनियाजाना बल्कि मगरूराना था। उसने भी मिस शाम की नकल की थी और ये गोया एक आम लड़के को उसके अच्छे खेल पर दाद दी थी। इसलिए इस इनायत को मैंने ज़्यादा अहमियत न दी। एक दिन जब मिस शाम मेरे कंधे पर हाथ रखे चहलकदमी कर रही थी तो उन्होंने कहा, पिप, तुम लंबे होते जा रहे हो। फिर उन्होंने पूछा कि क्या जो लोहार अब भी तुम्हें अपना मददगार बनाना चाहता है? मैंने बताया कि यह जो की दिली ख्वाहिश है। इस पर मिस शाम ने कहा, तो फिर इस ख्वाहिश के पूरा होने का यह सही वक्त है। अच्छा, मैं कागजात देखूंगी। मेरी बहन बहनोई और चचा पिम्बल चूक ने जो के मददगार के तौर पर सरकारी दफ्तर में मेरा नाम लिखवा दिया। जब मैं उस इंदराज का कागज़ मिस शाम के पास ले गया तो उन्होंने इस बात को पसंद किया और मुझे 25 गिन्नियाँ बख्शी, एक बड़ी रकम। उन्होंने कहा, तुम अच्छे लड़के साबित हुए, ये तुम्हारा मुआवजा है। ज़्यादा उम्मीद न रखो, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब जो गारगरी तुम्हारा अफसर है। जब मैंने मुआवजे की रकम अपने घर जाकर बताई तो मेरी बहन को और भी यकीन हो गया कि मिस शाम का क्या मकसद था। पिम्बल चूक चचा ने
हमें याद दिलाया कि ये सब उन्हीं की बदौलत हुआ और वही मुझे मिस शाम तक पहुंचाने का ज़रिया बने थे। जो खुशी में झूम उठा कि मैं आखिर उसका मददगार बन ही गया। कभी मेरी भी यही तमन्ना थी, मगर अब मैं भट्टी का सामना करते हुए और लोहार की ज़िंदगी अपनाते हुए डर रहा था। मिस हेविशाम और एस्टेला और उनके अमीराना ठाठ और तहजीब ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं जो के साथ काम करने लगा, लेकिन मेरी बददिली ख़त्म नहीं हुई और मेरा खौफ भी अजीब था। मेरे दिमाग में यह ख्याल बस गया था कि एस्टेला अपनी खिड़की में से मुझे काले चेहरे और काले हाथों से काम करते हुए देख रही है। मैं दिल में सोचता रहता था कि एस्टेला मुझे इस हाल में देखती होगी तो खूब हंसती होगी और मुझे हकीर समझ रही होगी। मैं सोचता हूँ कि मैं समुंदर की तरफ भाग गया होता तो कितना अच्छा होता, मगर मैं जो से भी हमदर्दी रखता था, उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता था। वो लोहारी के काम को अच्छा समझता था, मगर मैंने कभी उसकी तरदीद नहीं की। मैं जो से अपनी नाखुशी छुपाने में कामयाब रहा, मुझे इस बात पर इत्मीनान है। इसी के साथ मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं मिस हेविशाम के से बड़े मकान में रहूं और मेरे पास बहुत दौलत हो। 1 साल तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन उसके बाद स्टेला और मिस शाम को एक बार फिर देखने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि मैं उस पर काबू न पा सका। जो ने मुझे हफ्ते में एक छुट्टी की इजाज़त दे रखी थी। एक छुट्टी के दिन मैं मिस शाम के घर के फाटक पर खड़ा था। घंटी बजाने से पहले कुछ देर मैंने सोचा, मगर आखिर मेरा हाथ घंटी पर चला ही गया। गेट पे एक औरत आई। उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि वो मिस शाम की चचाजाद बहन है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे भगा देती, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिस शाम की इजाज़त के बगैर ऐसा कर सके। वो उनको इत्तला करने अंदर चली गई। मिस शाम ने मुझे अंदर बुला लिया। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह थी। मिस शाम मुझे देखकर बोली, खैरियत से हो? मुझे यकीन है तुम कुछ मांगने नहीं आए होगे, क्योंकि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जवाब दिया, नहीं मादाम, मैं तो आपको सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैं अच्छी तरह हूँ और अपने काम में लगा हुआ हूँ। मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे सही रास्ते पर लगा दिया। मिस शाम खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो। अपनी सालगिरह के दिन ज़रूर आना। जब मिस शाम ने मेरी नज़रों को इधर उधर भटकते हुए देखा तो समझ गई कि मैं एस्टेला को तलाश कर रहा हूँ। कहने लगी, तुम एस्टेला को यहाँ न पाकर हैरान से हो रहे हो, है ना? जी हाँ मादाम, आपका ख्याल सही है। मुझे उम्मीद है कि एस्टेला ठीक ठाक होगी। हाँ, वो अच्छी है और गैर मुल्क गई हुई है। उसको एक मुअज़्ज़ज़ खातून की हैसियत से तरबियत दी जा रही है। अब वो पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो गई है। जो शख्स भी देखता है उसकी तारीफ़ करता है। क्या तुम्हें वो याद आती है? यह सवाल करके वो ज़ोर से हंसी। उनकी हंसी में खवासत शामिल थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं और मैं चुप रहा। यह देखकर उन्होंने इशारे से मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर उनके घर से निकला और अपने घर की तरफ चलने लगा। मेरे कानों में अब तक उनकी हंसी गूंज रही थी। रास्ते में मुझे अरलक मिला। अरलक के बाल स्याह और शाने चौड़े थे। वो बहुत ताकतवर था। अरलक भी जो के साथ काम करता था और मुझसे बहुत जलता था। जब मैं बहुत छोटा था तो अरलक मुझे खौफनाक कहानियां सुनाया करता था। अरलक को पसंद नहीं था। अरलक को कोई पसंद नहीं करता था। उस वक्त जब वो मिला तो मुझसे कहने लगा, सुनो, गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही हैं। शायद कोई और कैदी जेल से फरार हो गया है। जब हम ज़रा आगे बढ़े तो मेरे कानों में भी गोलियों की आवाज़ आई। मुझे कब्रिस्तान का कैदी याद आया। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर में कुछ रोशनी ज़्यादा नज़र आई। लोग भी जमा थे। मैं आगे बढ़ा तो लोगों ने मुझे रास्ता दे दिया ताकि मैं अंदर जा सकूं। मैंने देखा कि बहन फर्श पर पड़ी हुई है। लोहे की एक बेड़ी जो कैदियों को पाँव में पहनाई जाती है, करीब पड़ी हुई है। शायद मेरी बहन के सर पर यह बेड़ी मारी गई थी और गिराया गया था। यह किसी को मालूम न हो सका उसको किसने मारा है। मेरा ख्याल था कि यह अरलिक का काम है, लेकिन अरलिक ने इस इल्ज़ाम को नहीं कबूला। जो ने मुझे समझा दिया था कि हमें हालात का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि मिसेस जो ने
अपनी बदमिजाजी और बदज़बानी की वजह से बहुत से दुश्मन बनाए थे। हम दोनों जानते थे कि बहुत से लोग मिसेस जो से नफ़रत करते हैं। उनमें से किसी ने भी उस पर हमला करके अपना दिल ठंडा कर लिया होगा। मेरी बहन जिंदा तो रही, मगर सेहत बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। उसके लिए चलना फिरना मुश्किल था, बोलना भी आसान न था, उसको कुछ याद भी नहीं रहता था। इस तरह मेरी बहन बहुत बदल गई थी। अब वो खामोश और पुरसकून थी और सिर्फ हाथ के इशारों से अपना मतलब अदा करती थी। शुरू में जो अपनी बीवी की इस हालत से बहुत परेशान था, मगर धीरे धीरे उसको एहसास हो गया कि अब ज़िंदगी में सुकून है, माहौल खुशगवार है। यह बात पहले न थी।